गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देखा था हमने माल के वर्गीकरण और मूल्यांकन में सीमा शुल्क का उदाहरण देख चुके हैं हम। शुल्कों के माल ये शुक्र जगह है। शुल्कों के माल के बारे में माल के वर्गीकरण। तो अब जो बात देखनी है इस वीडियो में, वो देखेंगे आयातित माल पर कर का दायित्व। तो आयातित माल पर कर के निर्धारण में सबसे पहले ये भाई कब लगाना है। तो जैसे मतलब माल किस स्थान पर है, किस जगह पर है, और फिर ये देखना होगा कि शुल्क योग्य घटना घटित होने का समय है कौन सा है और किस स्थान पर है। तो वो सारी चीजें आती है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो होता है आयातित माल के संबंध में शुल्क योग्य घटना का घटना। तो ये देखिए क्या चीज है ये। तो ये बताता है आपको कराधायी घटना को ज्ञात करने के उद्देश्य से कई विवाद रहे। अधिकांश अधिकारियों का यह मानना है कि कराधायी घटना उस समय मानी जानी चाहिए जब माल भारतीय सीमा क्षेत्र के पार कर लेता है। किंतु उच्चतम न्यायालय यूआईए वर्सेस अपेर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देकर इस अनिश्चितता का समाधान किया गया है। तो इस निर्णय के अनुसार जो इसमें दी गए कि माल का आयात तब प्रारंभ होता है जब जहाज के राज क्षेत्रीय समुद्र को पार कर जाता है। कि जैसे कोई माल भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत में आ गया, टेरिटल राज क्षेत्रीय मतलब जो भी उसका जो टेरिटल एरिया है वो जिसका वहां पर पहुंच गया, और जल सीमा वायुसेना जो भी मतलब जो उसका एरिया है टेरिटल एरिया, तो वहां पहुंच गया तो इसका मतलब कह देंगे इसका मतलब आयात हो गया। परंतु माल का आयात तब समाप्त हुआ माना जाएगा आते ही प्रारंभ हो गया वहां पे, और पूर्ण जब माना जाएगा जब इस संदर्भ में बिल ऑफ एंट्री जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी को फाइल कर दिया जाता है एवं माल कस्टम बैरियर को पार कर लेता है। तो दो बातें हुई, पहला तो टेरिटरी एरिया में आना स्टार्ट हो गया, आयात तभी स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हुआ, और अंत कब हुआ जब वो बिल ऑफ एंट्री वाला प्रोसेस पूरा हो गया। फिर उसके बाद होती है इसमें जो दूसरा है वो आयातित माल पर सीमा शुल्क की राशि का निर्धारण। सीमा शुल्क राशि का निर्धारण देखिए आयातित माल पर। आयातित माल के संबंध में शुल्क निर्धारण हेतु दो बातें तय करनी पड़ती है। पहले तो यह कि विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने की दर क्या होगी, और दूसरे शुल्क की दर क्या होगी। तो मुद्रा को परिवर्तन करने की दर एवं शुल्क दर बदलती रहती है, अतः यह निर्धारित करना होता है कि कौन सी तिथि की दर प्रयोग करे। इस संबंध में इसका एक सेक्शन 15 है, उसके प्रावधान का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी आयात पर किए गए माल की शुल्क की दर तथा प्रशुल्क मूल्यांकन जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें दो चीजें आती है। तो इसमें भी अगर मैं आपको बता दूं तो पहली तो इसमें देखी जाएगी तो देखिए घरेलू उपयोग हेतु आयात। तो पहली चीज तो आ जाएगी घरेलू घरेलू उपयोग है। तो आयात संबंध में यदि माल का प्रवेश धारा 46 के अंदर घरेलू उपयोग के लिए किया गया है तो जिस दिन प्रवेश बिल प्रस्तुत किया था उस स्थिति पर शुल्क की दर होगी। तो अगर डोमेस्टिक यूज के लिए है तो बिल ऑफ एंट्री के लिए हम मान लेंगे कि उस दिन की जो रेट होगी, जो उसकी फॉरेन एक्सचेंज वाली जो भी होगी प्रशुल्क की दरें, मतलब सॉरी टैरिफ की रेट्स, वो मान्य विनिमय दर लागू हो जाएगी जो एक्सचेंज रेट वाली होगी। दूसरी बात होती है गोदाम से निकासी। यदि माल की निकासी गोदाम से धारा 68 के तहत की जाती है तो शुल्क की दर एवं विनिमय दर उस स्थिति को लागू होगी जिस स्थिति माल के संबंध में घरेलू उपयोग के लिए प्रवेश बिल प्रस्तुत किया गया है तथा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में निर्णय के अनुसार किसी माल को गोदाम में रखने की अवधि समाप्त हो जाए परंतु उस अवधि की समाप्ति तक माल को नहीं हटाया जाए तो यह मान लिया जाएगा कि ऐसे माल की निकासी उस दिन हो गई थी जिस दिन उसकी अवधि समाप्त हुई थी तथा उसी दिन की शुल्क एवं दर विनिमय दर पर लागू होगी। पेनल्टी वेनल्टी अलग मैटर, लेकिन जो रेट होगी जो उसकी लास्ट डेट है वो मान ली जाएगी। और अन्य दशा है तो अन्य दशा है अन्य दशा है अन्य किसी दशा इसके अलावा जो भी उपरोक्त दो के अलावा कोई भी है तो शुल्क की दर एवं विनिमय दर उस तिथि की होगी जिस दिन तिथि को शुल्क का भुगतान किया जाता है। तो घरेलू उपयोग के लिए जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करेंगे माल को गोदाम से निकालते हैं उस दिन की रेट होगी। यदि गोदाम के लास्ट डेट तक भी नहीं निकाला जाता है फिर बाद में पेनल्टी वेनल्टी का अलग रेट है, जिस दिन वो लास्ट डेट समाप्त होगी वो वाली रेटें हम मान लेंगे। और अन्य दशा में जिस दिन वास्तव में भुगतान किया जाएगा वो दर लागू होगी।
तो ये था। इसी में आगे देखेंगे हम। यह है आपके पास आयातित माल का मूल्यांकन। हालांकि आयातित माल के मूल्यांकन को एक लाइन में समझना चाहते हैं, इसके लिए एक वीडियो में अलग से लूंगा, तो उसमें किस तरह से हम उसके वैल्यूएशन करेंगे वो देखेंगे। फिर उसके बाद आती है आयात शुल्क की दरें एवं देय शुल्क की राशि की गणना करना। इसमें देखिए, तो शुल्क में दर टैरिफ अधिनियम 1975 के प्रावधान के अनुसार तय होगी, जिसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम अलग से देखेंगे जब आराम से डिटेल में देख लेंगे। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए कि आय शुल्क की दरें भी होगी जो कि अपने पास इसके जो कस्टम एक्ट है टैरिफ वाला, तो शुल्क की दर टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार हम देखेंगे। इसके बाद देखिए आप, आयात शुल्क के संबंध में अन्य प्रावधान बहुत सारे भी हो गए, अन्य अदर प्रोविजंस भी एक बार हम देख लेते हैं। तो अन्य प्रावधान है, उनको देखने से पहला कि है वीडियो लंबा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि पार्ट इसका इसमें समझाना जरूरी है, इसीलिए सॉरी। देखिए आपको बताया जाएगा पहले इसमें, भारत से निर्यात के बाल बाद माल का पुनः आयात। तो निर्यात के बाद अगर कोई माल पुनः आयात किया जाता है, तो उस संबंध में देखिए क्या कहता है प्रोविजंस। तो इस संबंध में यदि कोई माल भारत से निर्यात की जगह पुनः आयात किया जाता है, तो ऐसे माल को नया आयात मानेंगे और उसी अनुसार आयात शुल्क देय होगा। इस तरह से बात होगा। अगला है वो जी कह रहा है अपने को, परित्यक्ता, टूटा हुआ, फेंका हुआ। यदि कोई माल टूटा हुआ है, फेंका हुआ है या बेकार है, बहता हुआ माल है, तो यदि भारत में लाया जा गया है तो कोई, या कोई यदि भारत में लाया गया माल त्याग दिया गया है, समुद्र में फेंक दिया गया है, अथवा समुद्र में प्रवाहित हो गया है, अथवा टूट गया है, तो ऐसे माल पर उसी प्रकार से सीमा शुल्क जैसे भारत में आयात लगता है, तो उन पर आयात शुल्क भी देय होगा। परंतु यदि उचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा माल अधिनियम के अंतर्गत आयात शुल्क से मुक्त था, तो उस पर माल का शुल्क नहीं लगेगा। मतलब टूटे फूटे होने का कोई मतलब नहीं है, अगर वो आयातित बेस पे लगता है, टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल होगा और टैक्स लिया जाएगा, मतलब कस्टम ड्यूटी लागू होगी। आयात शुल्क एक है चोरी हुए माल पर शुल्क। यदि किसी समय आयातित माल की उतराई के बाद, परंतु उचित अधिकारी द्वारा घरेलू उपयोग के लिए निकासी का आदेश देने से पूर्व अथवा गोदाम में जमा कराने के आदेश देने से पूर्व उसमें से कुछ माल चोरी हो जाता है, तो आयातकर्ता चोरी किए गए माल के संबंध में आयात शुल्क के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा। परंतु यदि चोरी गया माल आयातकर्ता द्वारा बरामद कर लिया गया है, तो वह माल के संबंध में आयात शुल्क के भुगतान के लिए दायी हो जाएगा।
अगर कोई माल खराब हो गया था या बिगड़ गया था तो उस पर छूट के संबंध में क्या प्रावधान है? देखिए, यदि सीमा शुल्क सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि कोई भी आयातित माल उतराई के पूर्व अथवा उतराई के दौरान किसी भी समय क्षतिग्रस्त हो गया था अथवा बिगड़ गया था अथवा घरेलू उपयोग के लिए गोदाम में निकासी से पूर्व किसी भी समय किसी दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो ऐसे आयातकर्ता उस माल पर जो शुल्क देगा उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। तो वो क्या होगा, जो क्षतिग्रस्त माल है, तो खराब होने के बाद, क्षतिग्रस्त होने के बाद जो मूल्य है उसको डिवाइड करेंगे हम क्षतिग्रस्त होने से पहले का मूल्य और क्षतिग्रस्त से पूर्व माल के मूल्य पर देय शुल्क। तो इसमें जो होगा वो इस तरह से लेंगे हम, मतलब एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले जो माल क्षतिग्रस्त होने का उसका जो मूल्य है पहले उसे डिवाइड करेंगे हम क्षतिग्रस्त होने से पहले वाले मूल्य से, और जो वास्तव में उस पर शुल्क देय होता है यदि वो जब क्षतिग्रस्त नहीं हुआ होता, मतलब क्षतिग्रस्त से पूर्व होने से पहले के माल को जो होता, तो हम उसमें हम वो कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो ये कह रहा है कि अपने पास क्षतिग्रस्त माल का मूल्य तो डिवाइड करना है आपको क्षतिग्रस्त से, क्षति से पूर्व का मूल्य मूल्य और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, जो भी वैल्यू आएगी इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये जो वैल्यू आती है हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, ये हो जाएगा हमारे पास क्षति से पूर्व माल के मूल्य में देय शुल्क। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस धारा की छूट उस समय तक प्राप्त नहीं होगी जब तक माल आयात करते हैं उसके कर्मचारी तो उसके प्रतिनिधि द्वारा जानबूझकर किए गए किसी कार्य लापरवाही अथवा चूक के कारण क्षतिग्रस्त हुआ हो तो बिगड़ गया हो। मतलब अगर खुद ये कर्मचारी वगैरह लापरवाही से हुआ तो फिर सवाल नहीं था, नेचुरली चीज होनी चाहिए, पर इसमें किसी का दोष नहीं है। एक होता है खोए हुए, नष्ट हुए अथवा त्यागे गए माल के संबंध में छूट। तो इसी में देखिए एक खोए हुए, नष्ट हुए या त्यागे हुए माल पर शुल्क छूट। तो इस संदर्भ में देखिए क्या कह रहा है नियम, क्या कह रहा है यदि कोई आयातित माल घरेलू उपयोग के लिए निकासी से पूर्व किसी भी समय खो गया है, नष्ट हो गया है, सीमा शुल्क सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि वे ऐसे माल पर शुल्क वसूल नहीं करेंगे, हो जाए तो वे इस पर वसूल नहीं करेंगे, तो उस माल को गोदाम में जमा कराने का आदेश दिए जाने से पूर्व किसी भी समय माल पर अपना अधिक मालिकाना हक टाइटल छोड़ देता है, तो ऐसा माल के बाद वह उस माल पर शुल्क चुकाने के लिए दायी नहीं होगा। अरे जब लेना ही नहीं है तो काय का माल शुल्क चुकाएंगे, माल ही छोड़ दिया हमने तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम अथवा प्रभावी किसी अन्य अधिनियम के तहत ऐसे माल के संबंध में कोई अपराध किया गया प्रकट हो तो ऐसे माल के मालिक को अधिकार त्यागने का अनुमति नहीं है। यानी कि तुम डिफॉल्टर हो और फिर तुम किसी डिफॉल्टिंग किसी भी चीज में मतलब दोषी हो और फिर उसके लिए छोड़ रहे हो कि नहीं, फिर नहीं कि तुम अपना दोष छुड़ाने के लिए छोड़ रहे हो, छुपाने के लिए या दोष से बचने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, फिर तो नहीं छोड़ सकता, अधिकार नहीं त्याग सकता। एक होता है सीमा शुल्क से मुक्ति देने का अधिकार। यदि सरकार समझे कि जनहित में ऐसा समझे तो वो वही है पहले वाले वीडियो की बात है जी, कि किसी भी प्रावधान से मुक्ति दे सकती है यदि सरकार इसके अंतर्गत मुक्ति दे सकते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है, शुल्क से मुक्ति देने का अधिकार। सरकार चाहे तो जनहित में ऐसा कर सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आयातित माल पर कर के दायित्व के संदर्भ में। इसके बाद आपको अपनी बुक से देखना है, हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।